हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कॉन्सेप्ट बाय आरडी में। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग बहुत स्पेशल डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोगों ने टॉपिक पढ़े हुए हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो क्लास 11 केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके अलावा क्लास 12 केमिस्ट्री में हम लोगों ने जो है केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ लिया है। इसके पहले जो है लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर में भी कौन से एग्जाम को डिस्कस करने वाले हैं। वो एग्जाम जो हमारा ओरिएंटेड है वो हमारा यूपीएसईई है, यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अपने यहाँ पे काफी अच्छा लेवल माना जाता है। जेईई मेन के बाद, जेईई मेन से थोड़ा सा नीचे आता है। तो इस क्वेश्चन, इसके टाइप के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग पहले क्वेश्चन से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है विच ग्राफ शोस जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, और इसके 4 ग्राफ आपको दिए होंगे, और इन चारों ग्राफ को बारे में हम लोग को डिस्कस करना है कि किस तरीके से जीरो एक्टिवेशन एनर्जी किसी में है, किसमें जीरो एक्टिवेशन एनर्जी जो है इन चारों में से शो कर रही है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके इन ग्राफ को रीड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और देन समझेंगे कि आगे जीरो एक्टिवेशन एनर्जी किसमें है। अब हम लोग को ग्राफ दे रखे हैं 4, है ना। इस 4 ग्राफ के हिसाब से अपने को बताना है कि आखिर जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, जीरो एक्टिवेशन एनर्जी जो है किसमें शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे आगे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो मिनिमम एनर्जी का बैरियर होता है, जो हर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए पार करना पड़ता है। यानी बेसिकली रिएक्टेंट से अगर आप प्रोडक्ट को में जाना है तो उस केस में उस एनर्जी बैरियर को आपको क्या करना पड़ेगा, उस मिनिमम एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। तो समझते हैं जरा यहाँ पर। तो ध्यान से देखिए, पहले ग्राफ की अगर बात करें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है इन ग्राफों को कि अगर हमारे पास शुरुआत में जो हमारे पास रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट की अपने यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एनर्जी होती है। तो यहाँ पर ये जो गैप, यहाँ पे अगर आप इसके टेंजेंट लाइन खींचे, यहाँ से एक लाइन खींचे, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि रिएक्टेंट की एनर्जी है। और फिर यहाँ से अगर आप लाइन खींचेंगे तो यानी कि इतनी एनर्जी तो ऑलरेडी इसके पास, रिएक्टेंट के पास थी, इतनी ही एनर्जी तो आपको देनी पड़ेगी ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए। यानी कि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी है और बेहतर लेवल तक है। आपको दिख रहा होगा इतना गैप, यानी इसमें तो जीरो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है। अब आगे बात करते हैं। अब यहां से अगर हम एक लाइन खींचे तो यहां से हमको ईआर दिखा। ईआर का मतलब क्या है? रिएक्टेंट की एनर्जी, क्योंकि हर रिएक्टेंट के पास अपनी एनर्जी होती है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये तो ग्राफ बिल्कुल ऊपर चलता ही जा रहा है, ये तो रुक ही नहीं रहा है। इसका मतलब इसमें एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई है। आ रही बात समझ में? तो यानी कि ये भी ग्राफ नहीं हो सकता। क्लियर है? नेक्स्ट ग्राफ की अगर बात करें तो यहाँ से हम लोग ध्यान से देखेंगे कि भाई यहाँ से देखिए एक गैप, यहाँ से इस तरीके से हम लोग लाइन खींचते हैं, और एक लाइन हम लोग थोड़ा सा ग्राफ को थोड़ा सा और ऊपर बना लेते हैं, और यहाँ से इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए ये भी क्या है, यानी रिएक्टेंट की अपने पास एनर्जी होती है, क्योंकि रिएक्टेंट के पास अपना कुछ ना कुछ तो मास होता है। अगर मास है तो एनर्जी तो होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये गैप जो दिख रहा है, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के लिए इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी, ताकि वो प्रोडक्ट में रिएक्टेंट हमारा कन्वर्ट हो पाए। तो यहाँ भी हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी अच्छी खासी है। तो यहाँ पे भी एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो कोई एनर्जी का बैरियर ही नहीं है। इस तरीके से अगर कर्व नहीं आ रहा ना, इसका मतलब सोच लो कि कहीं ना कहीं इसके एक्टिवेशन जीरो है। इसका मतलब यही आंसर है, यानी इसमें जीरो एक्टिवेशन एनर्जी शो कर रहा है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पहले समझ में आया होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन यूपीएसईई यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, और अपने आप में काफी बेहतर क्वेश्चन है ये। सो गाइस, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 0, फिर a की पावर 1, इस तरीके से 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें बेसिकली बोला क्या गया है कि हाफ लाइफ किस तरीके से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। इसको हम लोग जो है एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से टी हाफ अपने को दे रखा है, और उसमें जो है रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम लोग देखें, हम लोगों ने हाफ लाइफ पढ़ा था। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होती है क्या होती है? A0/2k। ठीक है, ये हम लोगों ने किसके लिए पढ़ा था? ये हम लोगों ने पढ़ा था जीरो ऑर्डर के लिए, है ना। किसके लिए पढ़ा था? जीरो ऑर्डर के लिए हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा था। अगर इसी तरीके अगर हम लोग बात करेंगे, हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या पढ़ा था? फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो फर्स्ट ऑर्डर में हम लोगों ने पढ़ा था जो टी हाफ था हमारा, वो हमारे पास क्या था? 0.693 बटे में के। यानी कि यहाँ पर हमारी हाफ लाइफ जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी, पर यहाँ पे कर रही थी। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है जो आपको ध्यान रखना होगा, जो टी हाफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है a की पावर 1 - n। अगर ये चीज अपने आप को याद है तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को हाफ लाइफ और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे n क्या है? n है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? तो यहां से अगर हम बात करें हमारे लिए, हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर बात कर रहे हैं तो n इक्वल टू हम लोग कितना पुट कर देंगे?
1 पुट कर देंगे, तो जैसे ही यहाँ पे n बराबर 1 पुट करेंगे तो हमारे पास Tr किसके बराबर आ जाएगा, a की पावर 0। तो ये तो हम लोग डायरेक्ट भी बता सकते हैं ना कि हाफ लाइफ जो है वो फर्स्ट ऑर्डर में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, the half life period of a radioactive element is 30 days, after 90 days which of the following will be left। मतलब कहने का मतलब क्या, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाफ लाइफ जो दे रखा है किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट की वो 30 दिन है, और बोला है कि 90 दिन बाद कितनी बचेगी रिमेनिंग। तो इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है, एक तो तरीका हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर हाफ लाइफ 30 डेज दे रखी है और पूछा 90 डेज में कितना बचेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ वो टाइम होता है जब हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो आप सोचिए कि हाफ लाइफ यानी 30 दिनों में क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास शुरुआत में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, A0 है, तो 30 दिन बाद कितनी हो जाएगी, A0/2, फिर अगले 30 दिन में क्या हो जाएगी, A0/4, और अगले 30 दिन में क्या हो जाएगी, A0/8। तो एक तो हमारे पास क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट से हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो है क्या कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। और एक तरीका हमारे पास क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला आप लोग आराम से लगा सकते हैं। एक फॉर्मूला लगेगा K बराबर 2.303/T log A0/80, और उसके बाद हम लोग K की जगह क्या रख देंगे, 0.693/T हाफ, और उसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद हम लोग 80 बराबर A0/8 कर लेंगे। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोग इसको सिंपली ऐसे कर लेंगे कि भाई रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, हाफ लाइफ होता क्या है कि A0 से A0/2 आफ्टर 30 डेज, उसके आफ्टर 30 डेज क्या हो जाएगा, A0/4, और उसके आफ्टर 30 डेज कितना, यानी कि आफ्टर 90 डेज फाइनली जो है A0/8 हो जाएगा। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको जो है बेसिकली क्लियर हो गया होगा। तो गाइस अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें क्वेश्चन में बेसिकली हम सिंपली इसको जो है बोल दे रहे हैं, क्या बोल रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हमारे पास एलिमेंट A है वो क्या है, B के तो ऊपर है, B के ऊपर है, बट C के क्या है, नीचे। अगर हम बात करें जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है, उसमें आप देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है, जो हमारे पास A एलिमेंट है वो B के तो ऊपर है, बट C के क्या है, नीचे। इस तरीके से हम लोग करना है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से करते हैं, इसको हम लोग जो है करना स्टार्ट करते हैं। सो बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। तो बेसिकली क्या बोला है कि देखिए, जो हमने बोला था कि जो हमारे पास एलिमेंट A है किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, A जो है वो क्या है, C के तो नीचे है, लेकिन B से क्या है, ऊपर है। तो अपने को पता होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग पावर, क्योंकि जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर पे क्या फर्क पड़ रहा है, यानी कि ऑर्डर पूछा है ऑक्सीडाइजिंग पावर का। तो ऊपर से नीचे जाने पे जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है क्या करती है, इंक्रीज करती है। आपको पता होना चाहिए अगर हम लोग क्या करते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज करती है। अब ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब ये होता है कि यह अगर मान लीजिए क्या है कि दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की प्रॉपर्टी और खुद को रिड्यूस करने की प्रॉपर्टी क्या होती, ऑक्सीडाइजिंग पावर कहलाती है। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी होगी, B की होगी, देन किसकी होगी, A की होगी। B के ऊपर A आ रहा है और सबसे लास्ट में कौन आ रहा है, सबसे ऊपर C। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग पावर हो जाएगी, प्रॉपर्टी की ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज्यादा B देन A देन C। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, B ऑप्शन मैच कर जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पूछता तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता। अगर हमसे पूछता रिड्यूसिंग पावर क्या है, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा, तो रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर हमारे पास सिंपली जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, C सबसे ज्यादा होगा, देन A होगा, देन क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। सो गाइस बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा वो हमसे पूछ रहा है। और चार ऑप्शन दे रखे हैं इस तरीके से कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इन्हीं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में जो है ऑप्शन क्या रखे, घुमा दे रखे हैं। तो पहले समझना होगा कि आखिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है। देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है कि इलेक्ट्रॉन को, जो हमारा आइसोलेटेड गैसियस एटम है, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो कोई भी अगर हमारे पास आइसोलेटेड गैसियस एटम जो होता है इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उस केस में एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी रिलीज होती है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन कितना अच्छा कौन कर पाता है, ये हमें बताना है। तो इसके बारे में बहुत अच्छे से हमने पढ़ा रखा है जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाले चैप्टर में, कि सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में होनी चाहिए थी, जो एक्सपेक्टेड थी हमारे पास, वो फ्लोरीन की होनी चाहिए थी, देन क्लोरीन की, देन ब्रोमीन की, देन आयोडीन की, यानी फ्लोरीन देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमारे पास ऐसा नहीं होता है। क्लोरीन की जो है, फ्लोरीन से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो ज्यादा हो जाती है। अच्छा, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन सिंपल सी बात है कि देखिए, फ्लोरीन भी चाहता है हम इलेक्ट्रॉन गेन करें, क्लोरीन भी चाहता है, सभी चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन हम गेन करें, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिनकी अच्छी होती है। लेकिन फ्लोरीन के पास जो है क्या होता नहीं है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता।
उस वैकेंट डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या नहीं कर पाता, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर नहीं कर पाता। जबकि क्लोरीन के पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो वो तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्लोरीन की जो होती है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा हो जाती है। तो जो हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, Cl की सबसे ज्यादा, तो Cl ग्रेटर देन F, ग्रेटर देन Br और ग्रेटर देन I, यानी कि कुछ भी एक्सेप्शन नहीं है, बस फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन पहले आ जाता है, फ्लोरीन बाद में आ जाता है। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। सो गाइस हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा था सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस, यानी कि हमसे आयनिक रेडियस के बारे में बोल रहा है कि क्या होगा करेक्ट ऑर्डर। इन चार ऑप्शन आपने आपके सामने दे रखे हैं, चारों ऑप्शन को आपने को रीड करना है। तो इन चारों ऑप्शन कहीं ना कहीं हमें लिथियम मिल रहा है, बेरिलियम मिल रहा है, मैग्नीशियम मिल रहा है, ठीक है, और इस तरीके से सोडियम मिल रहा है। तो इन चारों ऑप्शन में ये सारी चीजें मिल रही है, तो इन्हीं के बारे में लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं तो आयनिक रेडियस होती क्या है। तो स्टार्ट करो। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर चार ऑप्शन अपने दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आयनिक रेडियस के बारे में। देखिए आयनिक रेडियस की अगर बात करें तो आयनिक रेडियस क्या होता है, आयनिक रेडियस जो होती है हमारे पास, अगर हम बात करें पीरियड की, तो पीरियड की अगर बात करें तो पीरियड में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे हमारे पास पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे जो आयनिक रेडियस होती है डिक्रीज करती है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे बात करें हम तो डाउन द ग्रुप जाने पे, तो डाउन द ग्रुप जाने पे हमारी जो आयनिक रेडियस है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। इसके बारे में अच्छे से बता चुके हैं। अच्छा क्यों करती है ऐसे, किसके पीछे के रीजन जान लीजिए। आयनिक रेडियस इसलिए हमारी जो है लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज करती है क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो जेट इफेक्टिव है, वो क्या होता है, बढ़ता है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है ये भी बता चुके हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ये है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इलेक्ट्रॉनों को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होता है, वो क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज्यादा होती जाती है। क्योंकि हमारे पास इधर अगर बात करें हमारे पास लिथियम है, उसके बाद बेरिलियम है, फिर बोरॉन है, फिर कार्बन, इस तरीके से चलता रहता है। तो जितना ज्यादा हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतना ही ज्यादा हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। अच्छा सेल तो सेम रहती है, तो नंबर ऑफ सेल सेम होने की वजह से हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि आयनिक रेडियस जो है हमारे पास लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या करती है, डिक्रीज करती है, लेकिन डाउन द ग्रुप जाने पे क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो यहीं पे अगर आप ध्यान से देखिए हमारे पास क्या है, लिथियम है, लिथियम ऊपर होगा, सोडियम नीचे होगा। इसी तरीके ये हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप हो गए आगे। और सेकंड ए की अगर बात करें तो सेकंड ए में हमारे पास क्या हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा और क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। क्योंकि हमने बोला कि ऊपर से नीचे जाने में इंक्रीज करेगा, यानी सोडियम को कहीं ना कहीं से लिथियम से ज्यादा होगा। मानते हैं बात, सोडियम का तो लिथियम से ज्यादा ही होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पे क्या होती है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करती है बहुत तेजी से। तो सेल जैसे इंक्रीज करेगी तो होता क्या है, नंबर ऑफ सेल जितनी ज्यादा बढ़ेगी तो न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, और जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगी उतनी ज्यादा रेडियस भी बढ़ेगी। ठीक है, अगर इसी बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का भी किससे ज्यादा होगा, बेरिलियम से ज्यादा। तो देखिए सोडियम का लिथियम से, मैग्नीशियम का बेरिलियम से। और कोई ऑप्शन हमारे पास इस तरीके से नहीं दे रखा है जिसमें लिथियम से सोडियम की कम है, ठीक है, मतलब लिथियम की सोडियम से ज्यादा है, इसमें लिथियम की बेरिलियम से ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है, यही वाला ऑप्शन है। अच्छा लेफ्ट टू राइट जाने पे हमने क्या बोला, डिक्रीज करती है। इसका मतलब लिथियम और बेरिलियम किसकी ज्यादा होगी, लिथियम की ज्यादा होगी। तो यहां से आप देख सकते हैं लिथियम की बेरिलियम से क्या है, ज्यादा है। तो बेसिकली हम लोग बहुत अच्छे समझ चुके हैं कि आयनिक रेडियस का फंडा क्या होता है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग तुरंत कर लेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बोला ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो उसमें बोला वन ऑफ द प्रोडक्ट 90 स्ट्रोंशियम, यानी कि जो स्ट्रोंशियम है जिसका एटॉमिक नंबर 90 है, उसकी हाफ लाइफ दे रखी है 28.1। तो अपने को हाफ लाइफ दे रखी है, तो हाफ लाइफ हम लोग नोट कर लेंगे, 28.1 ईयर दे रखा हुआ है। क्लियर है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 1 माइक्रोग्राम ऑफ 90 स्ट्रोंशियम was absorbed in the bones of newly born baby, यानी कि अगर स्ट्रोंशियम जो है अगर किसी भी न्यूली यानी नवजात शिशु में 1 माइक्रोग्राम क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, यानी अवशोषित हो जाए कैल्शियम की जगह, इंस्टेड ऑफ कैल्शियम मतलब कैल्शियम की जगह, तो हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 60 इयर्स, यानी 60 सालों बाद क्या होगा, यानी आफ्टर टाइम इक्वल टू 60 सालों बाद क्या होगा, यानी इट इज नॉट लॉस्ट मेटाबॉलिकली, यानी 60 साल बाद क्या होता है कि अगर वो चीज क्या हो मेटाबॉलिकली मतलब होता है उपापचय के दौरान, खत्म होने के दौरान अगर वो चीज क्या हो बची रहे, तो कितनी बची रहेगी वही हमें बतानी है। यानी कि हमें 60 साल बाद बतानी है कि आखिर वो जो 1 माइक्रोग्राम हमारे पास स्ट्रोंशियम की जो कंसंट्रेशन थी वो हमारे पास 60 साल बाद कितनी बचेगी। एक बात समझिए, हाफ लाइफ हमने को अपने को 4 ऑप्शन में दे रखे हैं। 4 ऑप्शन इस तरीके से हैं, 0.184 माइक्रोग्राम, 0.025 माइक्रोग्राम, पॉइंट, ये इस तरीके से हमने को 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब यहां से अपने को क्या पता है कि हाफ लाइफ 28.1 माइक्रोग्राम है। इसका मतलब क्या हुआ, शुरुआत में 1 माइक्रोग्राम रही होगी। अब हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ वो टाइम होता है जब हमारे पास रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या हो जाती है, आधी हो जाती है।
पास कितनी थी, 1 माइक्रोग्राम थी, और हाफ लाइफ यानी कि हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ में कितना पता, 28.1। तो बेसिकली हाफ लाइफ वो टाइम होता है जब हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आधी हो जाती है, यानी कि अभी 1 माइक्रोग्राम है तो यानी कि हाफ लाइफ यानी 28.1 ईयर बाद कितनी हो जाएगी, 0.5 ग्राम हो जाएगी। बात समझ आ रही है। लेकिन हमसे कब पूछा है, हमसे पूछा है कि 60 साल बाद बताइए, यानी कि 28.1, यानी अगर नेक्स्ट हाफ लाइफ की बात करें, अगर नेक्स्ट हाफ लाइफ की बात अगर हम लोग करते हैं तो यानी कि 28.1 का डबल करें कितना हो जाएगा, 56.2, यानी 56.2 ईयर में क्या हो जाएगी, ये इसकी भी आधी, यानी इसकी आधी यानी कितना हो जाएगा, 0.25 ग्राम हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं अपने पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इससे जो है हमारे पास क्या आएगा, कम आएगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद ये बजाना है और 0.25 ग्राम से भी कम होगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास जो है ये वाला आंसर कट गया, ये वाला क्यों कट गया, क्योंकि ये बहुत कम है। ठीक है, अब जो लड़ाई है वो इन दोनों में, इन दोनों में, तो बेसिकली इन दोनों में, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, ये हम लोग बहुत आसानी से जानते हैं कि ये बराबर होता है 2.303 बटे टी लॉग ए नॉट बटे ए टी, यही हमारे पास फॉर्मूला होता है। और के बराबर हम लोग जानते हैं 0.693 बटे में टी हाफ इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 2.303 बटे टी लॉग। अब ध्यान समझिए, अपने पास जो 1 माइक्रोग्राम दे रखा है, ये क्या है, शुरुआत में इनिशियल कंसंट्रेशन है ना अपने पास, तो ए नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 माइक्रोग्राम, तो यहां से हम लोग 1 रख लेंगे और यही हमें निकालना है, क्योंकि एट टाइम टी इक्वल टू टी पे हमारे पास रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या होगी, जब हमारे पास कैल्शियम की जगह हम लोग को कैल्शियम को क्या कर देना होता है, एब्जॉर्ब कर देना होता है, एटी। ठीक है, टी हाफ की वैल्यू अपने को पता है, टी हाफ की वैल्यू कितनी पता है, टी हाफ की वैल्यू पता है 28.1, यानी 0.693 बटे में 28.1 इक्वल टू हो जाएगा 2.303। अच्छा, इस टी की वैल्यू भी पता है, इस टी की वैल्यू कितनी पता है अपने को, 60 पता है, क्योंकि 60 साल बाद पूछा है अपने से, 60 साल बाद यानी 60 हो जाएगा, यहाँ से log 1/80। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, log 1/80 जो आएगा वो क्या आ जाएगा, पॉइंट जो है 4.385 करके ना, इस तरीके इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो log 1/80 जो आ जाएगा 4.385, एंटी लॉग लेना पड़ेगा और यहाँ से हमारे पास फाइनली जो 80 की वैल्यू आ जाएगी वो ये वाला आंसर आ जाएगा 0.228 माइक्रोग्राम। अब देखिए आपको दिमाग में आ रहा होगा हम तो रटे हैं, हाँ बात सही है, लेकिन कुछ वैल्यूज अपने को पता होगा, जैसे हो सकता है एंटी लॉग ऑफ, अपने को एंटी लॉग ऑफ, इसको जो सॉल्व करेंगे आप पूरा तो एंटी लॉग ऑफ जो हमारे पास आएगा वो 0.642 आएगा, और इस एंटी लॉग ऑफ 0.642 की वैल्यू कितनी होती है, 4.385 जो उन्होंने लिखी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जानकारी दे देगा कहीं ना कहीं, अगर जानकारी दे देगा तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइस हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 अपने आपसे क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 8 बोला था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 0.8 टू 0.4 मोलर इन टाइम टेकन, जो दे रखा है अपने को 15 मिनट दे रखा है। फिर अपने से पूछा है कि आखिर जो हमारे पास रिएक्टेंट अगर जो है जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 से 0.025 हो जाती है तो कितना टाइम लेती है, ये अपने से पूछ रखा है। तो आई थिंक समझ में आ गया वो क्या दे रखा है, हाफ लाइफ दे रखी है अपने को, हाफ लाइफ दे रखी 0.8 से 0.4 हो रहा है, यानी अपने को पता है कि हाफ लाइफ वही टाइम होता है जो अपने को रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन हो जाती है आधी हो जाती है। तो 0.8 से 0.4 हो रहा है, इसका मतलब आधा ही तो हो रहा है, इसका मतलब जो 15 मिनट दे रखा अपने क्या दे रखा है, ये हाफ लाइफ ही दे रखी है। और अपने को टाइम वो पूछा है जब हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0.1 से डिक्रीज करके कितनी हो जा रही है, 0.025। इसका मतलब क्या हो जा रही है, 0.1 से 0.025 होने का मतलब क्या है, 1/4 हो जा रही है। और 1/4 हो जाने का मतलब ये है कि हम लोग देखिए 0.8 से 0.4 हुई तो 15 मिनट लिया। अब इसी तरीके हाफ लाइफ वो हमको पता चल गई है, यानी अब हमको 0.1 से 0.025 तक जाना है, यानी 1/4 है, 1/4 टाइम लगे, चूंकि डबल टाइम लग जाएगा, क्योंकि 15 मिनट में तो पहले 0.1 से आधा होने में कितना टाइम लगेगा, 0.5 होने में, 0.05 होने में हमारे लगेगा 15 मिनट, पहले 15 मिनट लगेंगे 0.05 होने में, और फिर अगला आधा होने में यानी 0.05 से 0.025 होने में 15 का डबल कितना लगेगा, 30 लगेगा। लेकिन ये तो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों का एक्सप्लेनेशन था। अगर हम इसको थ्योरेटिकली करना चाहें यानी कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। 0.8 मोलर थी किसी भी रिएक्टेंट की, फिर इसकी कितनी हो जा रही है, 0.4 मोलर हो जा रही है, और इसमें जो टाइम लग रहा है कितना लग रहा है, 15 मिनट लग रहा है। तो आप खुद समझिए ना भाई, 0.8 से 0.4 होने में अगर 15 मिनट लग रहा है यानी जस्ट आधी हो रही है, आधी हो रही है, इसका मतलब अपने क्या दे रखा है, टी हाफ दे रखा है। और इसके बाद अपने को पूछा क्या है, अपने से पूछा है कि भाई 0.1 से 0.025 होने में कितना टाइम लगेगा, तो इसका 1/4 है तो है, ये इसका 1/4 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 15 मिनट लग रहा है, तो 0.1 से पहले 0.5 होने में कितना टाइम लगेगा, पहले 15 मिनट जो लगेंगे 0.1 से 0.05 होने में, ठीक है, 0.05 इसका आधा करेंगे तो 15 मिनट लगेंगे, और फिर से इसका अगर हम आधा कर दें
फिर से अगला, तो अगले 15 मिनट और लग जाएंगे, तो 15 मिनट कितना हो जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा। इस 30 मिनट में हम लोग क्या हो जाएगी, जो हमारा कंसंट्रेशन हो जाएगी ये हो जाएगी। लेकिन हम लोग उसको थ्योरेटिकली करेंगे, हमारे पास जो हमने अभी एक्सप्लेनेशन दिया था उसका आंसर उस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूला हम लोग वही लगाएंगे, के बराबर फर्स्ट ऑर्डर है तो 2.303 बटे टी log a0 बटे 80। शुरुआत में कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी थी, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.8 थी, देन कितनी थी 0.4 थी। फिर से हम लोग लगाएंगे के बराबर 2.303 बटे में बेसिकली हम बटे में आ जाएगा टी log 0.1 बटे 0.025। अब इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, और इस टी की वैल्यू अपने को पता है, इस टी की वैल्यू कितनी पता है, 15 मिनट बचा है। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे दोनों बराबर कर लेंगे, तो 2.303 बटे 15 log, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, log 4 दूनी 8 हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं भाई। इन दोनों को भाई इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा 2.303 बटे 15 log 2, यहाँ से 4 से 2 8 काट दिया 2 बार में। इसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पे 2.303 बटे t हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, log 4 हो जाएगा ना। इसको आप सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने बढ़ाने पड़ेंगे, 2 3, यहाँ से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 को 100, log 4 हो जाएगा। अच्छा log 4 हो जाएगा, इसको हम लोग कुछ लिख सकते हैं, log 4 को हम लोग लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर, log 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसमें log की प्रॉपर्टी लग रही log m की पावर n, तो n आगे आ जाएगा। अच्छा देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/15 log 2 इक्वल टू देखिए 1/t। अब देखिए log m की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, log m की पावर जो n होता है वो होता है n log m, n log m होता है। तो n यानी कि 2 कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा, 2 आगे आ गया, log 2 हो जाएगा। log 2 से log 2 भी कैंसिल हो गया, t निकालना है तो t बराबर क्या आ जाएगा, 15 दूनी 30। इस तरीके से हम लोग 30 मिनट निकाल सकते हैं। लेकिन ये हमारे पास क्या है, बोर्ड के एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो इस तरीके से करेंगे। लेकिन अगर हम लोग उसको क्या करें, अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट दिमाग लगा देंगे, इस तरीके से करना होगा। सो गाइस हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कौन है जिसमें इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट है। अपने को 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, एक फ्लोरीन और एक क्लोरीन है। तो जैसा कि हमें पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो सबसे ज्यादा होती है लेफ्ट टू राइट जाने पे जो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है अलोंग द पीरियड वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो फ्लोरीन की जो होगी ज्यादा होनी चाहिए थी क्लोरीन से, बट ऐसा होता नहीं है। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो एज कंपेयर टू फ्लोरीन ज्यादा होती है। तो बहुत इजी से इसका आंसर था क्लोरीन की जो है फ्लोरीन से ज्यादा हो जाएगी, यानी क्लोरीन इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, इन अ रिएक्शन A plus B gives C rate expression R equal to K concentration of A into concentration of B के पावर 2, इस तरीके से दे रखा है। फिर बोला है क्वेश्चन में कि भाई जो बोथ द जो रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन है इंक्रीज डबल, यानी डबल की जा रही है किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को, और फिर वो भी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट करके। तो हमसे बोला कि जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो हमको इसको समझना होगा आगे किस तरीके से हम लोग रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को डबल करते हैं, ट्रिपल करते हैं, या जो भी करते हैं उसके हिसाब से हमारी रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से अफेक्ट होती है, इसके एक्सप्लेनेशन पे हम लोग जाते हैं। सो अपने को रिएक्शन दे रखी है A plus B gives C, और अपने को रेट एक्सप्रेशन दे रखा R equal to K into concentration of A into concentration of B की पावर 2। और हमसे बोला कि जो रिएक्टेंट है कौन रिएक्टेंट है A और B, इनकी कंसंट्रेशन क्या करी जाती है, ट्वाइस करी जा रही है, डबल करी जा रही है। तो यहाँ से हमारे पास जो रेट होगा जाहिर सी बात उस पर रेट फर्क पड़ेगा, R डैश हो जाएगा। K रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डबल करी जा रही है, यानी A की जगह क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा, B की जगह क्या हो जाएगा 2B हो जाएगा। दोनों की है ना, बोथ की जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की उनको क्या करा जा रहा है, डबल करा जा रहा है। इस केस में क्या हो जाएगा R डैश इक्वल टू K, 2 बाहर है तो 2R ले लेंगे बेसिकली, है ना, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A, क्योंकि कांस्टेंट है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 भी बाहर ले लेते हैं हम, यहाँ 4 आगे ले लेते हैं, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 2। तो यहाँ से 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 इनटू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इतने पर्टिकुलर चीज की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतने पर्टिकुलर चीज हम लोग लिख सकते हैं R, तो R डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8R हो जाएगी। यानी कि अगर हम लोग क्या करें बोथ द कंसंट्रेशन की बोथ द रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या करें ट्वाइस करें, तो हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाती है क्या हो जाती है 8 टाइम्स हो जाती है। ठीक है, अच्छा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी इस केस में n इक्वल टू 3 हो जाएगी, क्योंकि 2 और 1 3। तो आपको समझ में आ गया उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है। लोगों ने टोटल 10 क्वेश्चन जो है यूपीएसई के यानी कि यूपीटीयू के हम लोगों ने टोटल 10 क्वेश्चन देख लिए हैं, और आने वाले समय में हम लोग इससे अच्छा भी देखेंगे और बेहतर क्वेश्चन करेंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए किस तरीके से क्या अप्रोच होनी चाहिए हम लोगों के लिए बहुत जानना जरूरी होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ चीजें अलग होती हैं, लेकिन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तरीके से हमको कम टाइम में अच्छा सोचना होता है और एक अच्छा रिस्पॉन्स देना होता है। तो गाइस अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी आपको क्या करना है प्रेस करना है। धन्यवाद।